Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी अपनी क्लासेस चल रही है, एमसीक्यू सेशन चल रहा है अपने YouTube चैनल पे, जो अभी कंसीडर है अपने एग्जाम पीजीआई को लेके। तो आज पीजीआई के एग्जाम को लेके अपनी लास्ट क्लास रहेगी। इसके अंदर अराउंड हम 45 प्लस एमसीक्यूज अपन सोल्व करेंगे जो प्रीवियस पीजीआई के एग्जाम में पूछे हुए हैं। 2016 और 2019 के जो एम्स बठिंडा का एग्जाम हुआ था, उनके अंदर ये सारे एमसीक्यूज पूछे हुए हैं और उनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। उन टॉपिक्स को भी अपन शॉर्टली अपन थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे जितना हम कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का अपना एमसीक्यू सेशन। फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिवन ए पेशेंट हु इज गोइंग टू हैव ए चेस्ट ट्यूब रिमूव। ठीक है, नर्स को क्या करना है, एक पेशेंट की चेस्ट ट्यूब को क्या करना है, रिमूव करना है। तो नर्स कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है वो नर्स पेशेंट को देगी। हाइपर वेंटिलेट जस्ट बिफोर द ट्यूब इज रिमूव, ट्यूब के रिमूव करने से पहले हाइपर वेंटिलेट करेगी पेशेंट को। बी इनहेल एज द ट्यूब इज बीइंग पुल्ड आउट, जब हम ट्यूब को रिमूव कर रहे होंगे तब पेशेंट को आप बोलना है कि आपको क्या करना है, इनहेलेशन करना है। ठीक है। ऑप्शन सी, टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट, आपको क्या करना है, एक लंबी ब्रीथ लेनी है आपको, फिर उसको क्या करना है, उसको होल्ड करना है। डी, अवॉइड द वाल्सल्वा मैन्यूअर, वाल्सल्वा मैन्यूवर को क्या करना है, अवॉइड करना है। कौन सा ऑप्शन एक्यूरेट रहेगा अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए, जब कभी भी हम चेस्ट ट्यूब को रिमूव करते हैं, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब वगैरह को, तो इनको क्या करना, इनमें क्या करना होता है, हमें वाल्सल्वा मैन्यूवर को अवॉइड नहीं करना होता है, इंप्लीमेंट करना होता है। ठीक है, वाल्सल्वा मैन्यूवर को इंप्लीमेंट करना होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा हमारे। टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट, ये अपन करेंगे तो पेशेंट को जो है वो इतना ज्यादा पेन नहीं होगा उस जब ट्यूब को बाहर निकालते हैं तो। ठीक है, तो और हमें क्या करना, वाल्सल्वा मैन्यूवर को अवॉइड नहीं करना है, अप्लाई करना है। ओके, हाइपर वेंटिलेट करने की यहाँ पे नीड नहीं, क्योंकि चेस्ट ट्यूब रिमूव करनी है, हम सक्शन नहीं करते। ठीक है, ये हम कब करते हैं, बिफोर सक्शनिंग। ठीक है, बिफोर सक्शनिंग हमें क्या करना है, 100% O2 के साथ में हमें क्या करना है, हाइपर वेंटिलेट करना होता है पेशेंट को। ठीक है, और इनहेल एज द ट्यूब इज पुल्ड आउट, जब ट्यूब बाहर निकल रही होती है तब इनहेल नहीं करना है। तब हो सके तो हम एक्सहेल कर सकते हैं, बट इनहेल तब नहीं करना होता है। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट एमसीक्यू का, टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए पेशेंट विथ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, एक पेशेंट है जिसमें क्या हो गया है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है, इज रिसीविंग मैनिटोल, और उसने क्या रिसीव करना शुरू कर दिया है, मैनिटोल उसको लगाया गया है। टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस ड्रग द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब नर्स को क्या करना है, इस ड्रग के फंक्शन को इवेल्युएट करना है। तो नर्स क्या करेगी, किस प्रकार से इवेल्युएट करेगी इसको। ऑप्शन क्या है, डिक्रीज द पल्स रेट, क्या ये मेडिकेशन पल्स रेट को डिक्रीज करेगी, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, या फिर इंक्रीज प्यूपिलरी रिएक्शन। कौन सा ऑप्शन है जो क्या हमारा एकदम करेक्ट रहेगा इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर का मतलब होता है जो हमारे क्रेनियम के अंदर जो भी ब्रेन टिश्यू, जो भी सीएसएफ, ठीक है, या फिर जो भी ब्लड, ये सभी मिलके क्या करते हैं, ब्रेन का जो क्रेनियम रहता है तो वहां पे क्या करते हैं, प्रेशर अराइज करते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मली इनको क्या बोलते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। और ये नॉर्मल कितना होता है, 5 से 15 mm of Hg। ठीक है, नॉर्मल कितना रहता है, 5 से 15 mm of Hg, अपन ये नॉर्मल मानते हैं। यहाँ पे क्या हो गया है, मोर देन 15 mm of Hg यहाँ पे हो गया है। तो हमने क्या किया, इस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, मैनिटोल हमने एडवाइस की, मैनिटोल को यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है पेशेंट के लिए। तो अब नर्स कैसे इवेलुएट करेगी ड्रग काम करती है कि नहीं करती है। तो मैनिटोल क्या है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक ड्रग का काम करती है। तो एस्मोटिक डायूरेटिक है तो ये क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी किसको, यूरिन के आउटपुट को। तो नर्स क्या करेगी, यूरिन आउटपुट को मेजर करेगी। ठीक है, वो क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज यूरिन आउटपुट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। इसके बाद में देखिए, एक एमसीक्यू और पूछा गया था मैनिटोल से कि
100 ml मैनिटोल में कितने ग्राम तक मैनिटोल 100 ml सॉल्यूशन रहता है मैनिटोल का, तो उसमें कितने ग्राम का जो है वो मैनिटोल रहता है, उसके अंदर कितने % ड्रग रहती है, तो 20 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू और आपको देखने को मिल सकता है इसकी पीएच को, तो पीएच क्या रहती है मैनिटोल की, 5.3। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है मैनिटोल से, डोंट मिक्स अप विथ एनी अदर ड्रग। मैनिटोल को जो है हम कभी भी मिक्स नहीं करते हैं किसी और ड्रग के साथ में, और इसको क्या देते हैं, फास्ट ट्रांसफ्यूज करते हैं अपन पेशेंट को। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनेगा, इसको स्टोर एट रूम टेम्परेचर, हम क्या करेंगे, इसको स्टोरेशन करने का काम करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, द प्राइमरी कोज ऑफ एब्डोमिनल असाइटिस इन ए पेशेंट विथ सिरोसिस ऑफ द लीवर। ठीक है, एक पेशेंट को लीवर सिरोसिस हो गया है, तो उसके अंदर क्या हो गया है, एब्डोमिनल असाइटिस हो गया है, तो इसका क्या प्राइमरी कोज होगा, असाइटिस होने का प्राइमरी कोज है क्या, एन इंक्रीज्ड वेजोप्रेसिन लेवल, वेजोप्रेसिन का लेवल बढ़ जाना, इंक्रीज्ड सीरम सोडियम लेवल बढ़ जाना, या फिर डिक्रीज हो जाना किसका, एल्डोस्टेरोन लेवल डिक्रीज होना, या फिर डिक्रीज सीरम एल्बुमिन लेवल। क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए सबसे पहले लीवर सिरोसिस का क्या मतलब होता है, लीवर सिरोसिस इज द एडवांस स्टेज ऑफ लीवर प्रॉब्लम। ठीक है, पेशेंट को कोई भी प्रीवियस प्रॉब्लम रही थी लाइक हेपेटाइटिस, ठीक है, लीवर फेलियर, ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर पेशेंट को रहती है और वो टाइम पे ट्रीट नहीं की जाती है, तो आगे जाके कन्वर्ट हो सकता है पेशेंट का लीवर सिरोसिस होना। इसका मतलब क्या होता है, स्केरिंग ऑफ द लीवर टिश्यू, स्कारिंग ऑफ द लीवर टिश्यू। ठीक है, लीवर टिश्यू के अंदर स्कार फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, सिरोसिस ऑफ द लीवर। ठीक, अब इसका देखो एक एमसीक्यू बनता है कि मोस्ट कॉमन कॉज फॉर लीवर सिरोसिस इज एल्कोहलिज्म। काफी बार एमसीक्यू पूछा गया है, आगे भी पूछने को मिल सकता है। तो देखिए अब जब जब लीवर डैमेज हो गया है, तो लीवर किसको सिंथेसिस करता है, ये भी एमसीक्यू है, लीवर सिंथेसिस विच प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और मोस्ट कॉमन कौन सी प्रोटीन, एल्बुमिन। ठीक है, तो लीवर क्या करता है, एल्बुमिन को यहाँ पे सिंथेसिस करता है, एल्बुमिन प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करता है। तो अब देखिए लीवर में डैमेज हो गया तो क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा, क्या, एल्बुमिन लेवल। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल्बुमिन लेवल डिक्रीज देखने को मिलता है। अब देखिए और जब लीवर सिरोसिस होता है तो क्या होता है, अब एसाइटिस क्यों होता है ये देखिए, तो जब कभी भी एल्बुमिन का लेवल यहाँ पे डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पर्सन में क्या होने लगेगा, एडिमा। ठीक है, तो अब जब ये एडिमा अगर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अगर ये एडिमा हो, लाइक क्या हो जाना, फ्लूइड का कलेक्शन, एडिमा का अंदर क्या होता है, सेल्स के अंदर फ्लूइड कलेक्शन हो जाना, तो वो तभी क्या होता है, एडिमा होता है। और यही फ्लूइड कलेक्शन अगर एब्डोमिनल कैविटी में होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, असाइटिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, असाइट्स। ठीक है, हमने क्या कहा, असाइट्स। तो इसका प्राइमरी कोज क्या है, डिक्रीज सीरम एल्बुमिन लेवल। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, ए पेशेंट रिटर्न्स फ्रॉम सर्जरी विच नर्सिंग डायग्नोसिस टेक्स प्रायोरिटी एट दिस टाइम। एक पेशेंट है जो क्या सर्जरी के बाद में आया है आपके पास में, पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में आया आपके पास में, विच नर्सिंग डायग्नोसिस टेक प्रायोरिटी एट दिस टाइम। इस टाइम पे जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या प्रायोरिटी को रखिएगा, इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न को, डिफिकल्ट डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम को, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, या फिर डायरिया। ठीक है, तो देखिए ए पर्सन रिटर्न फ्रॉम सर्जरी, तो हो सकता है वहां पे उसको क्या दिया गया हो, एनेस्थेसिया दिया गया हो, तो एनेस्थेसिया की वजह से अगर उसको जनरल एनेस्थेसिया देते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी सर्जरी के अंदर करते हैं, तो क्या है कि सबसे अपनी प्रायोरिटी क्या रहती है, एयरवे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, एयरवे को देखना होता है। तो इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे अपना क्या रहेगा, प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके अंदर देखिए ऑप्शन में आपको प्रायोरिटी देखनी है,
ठीक है, तो ऑप्शन में प्रायोरिटी क्या है, इन्फेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न को अपन क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर मानेंगे। ठीक है, डिफिशिएट ब्लड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम यहाँ पे डिफिशिएट है, ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे डिफिशिएट नहीं है, तो अपनी प्रायोरिटी क्या रहेगी, इन्फेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। अगर ब्रीथिंग पैटर्न ये अबनॉर्मल होगा तो आगे जाके वो हाइपोक्सिया के अंदर लीड करे, आगे जाके वो डेथ भी उसको हो सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए क्लाइंट विथ स्टेटस अस्थमेटिकस इज इन सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। एक पेशेंट है जिसको क्या है, अस्थमेटिकस की प्रॉब्लम है और अभी वो क्या है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर है। द नर्स शुड मेंटेन द क्लाइंट इन विच पोजीशन। तो पोजीशन क्या देगी नर्स ऐसे पेशेंट को, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो मतलब क्या कि पेशेंट का जो ब्रीथिंग का जो पैटर्न है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर कौन सी पोजीशन प्रोवाइड रहेगी हमारी, कौन सी पोजीशन अच्छी, बेस्ट पोजीशन क्या रहेगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सीटिंग अपराइट पोजीशन हम जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से वो क्या है कि लंग का प्रॉपर तरीके से एक्सपेंशन हो सके, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, सीटिंग अपराइट पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फॉलर पोजीशन। फॉलर पोजीशन में भी कौन सी, हाई फॉलर। ठीक है, ध्यान में रखना, क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछा जा सकता है, पोजीशनिंग से लेके काफी एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, क्यों दी हमने इसको, यही पोजीशन क्यों दी, तो एक्सपेंड करेगी किसको, थोरेसिक कैविटी को। बाकी साइड लाइन सुपाइन एंड प्योर कंडीशन यहाँ पे अपन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। और देखिए इसी के साथ ही एक कंडीशन और होती है, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो देखिए इस कंडीशन में क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कौन से पेशेंट को, अगर कोई मैकेनिकल वेंटिलेशन वाला पेशेंट हो और उसको क्या हो रहा है यहाँ पे ARDS हो, तो यहाँ पे अपन उसको क्या पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोन पोजीशन। ठीक है, एमसीक्यू बना हुआ है, आगे भी बन सकता है। ठीक है, तो अगर जब इसको हम क्या करते हैं 100% यहाँ पे O2 देंगे, तो भी ये क्या है कि यहाँ के इसका क्या रहेगा, ARDS वाले एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले के क्या रहेगा, O2 का लेवल कम रहता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोन पोजीशन उसको हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये क्या करेगी, इंप्रूव कर देगा क्या, ऑक्सीजन ब्लड लेवल, इंप्रूव O2 ब्लड लेवल बाय दिस पोजीशन। ठीक है, अब इस पोजीशन को क्या कहते हैं, इस मेथड को क्या कहते हैं, प्रूनिंग। ठीक है, प्रूनिंग किया हमने पेशेंट का, मतलब क्या, प्रोन पोजीशन प्रोवाइड किया। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नर्स एनकरेज ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट टू मूव हिज लेग्स। नर्स एनकरेज कर रही है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को कि आप अपने पैरों का मूवमेंट कीजिए। कॉन्ट्रैक्टिंग द लेग मसल हेल्प प्रिवेंट विच पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। तो जो लेग मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना कौन सी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकता है, प्लूरेसी, पोर्टल हाइपरटेंशन, हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो क्या करना है, पोस्ट ऑपरेटिव में पेशेंट को सजेस्ट किया कि आप अपने लेग का मूवमेंट कीजिए ताकि आपके अंदर कौन सी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो यहाँ पे प्रिवेंट हो जाएगा, ऐसे अपन करेंगे तो। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है, अगर किसी ब्लड का जो क्लॉट है वो लंग्स तक पहुंच जाना, ठीक है, एम्बोले के रूप में। ठीक है, एम्बोले के रूप में जो जो ब्लड का क्लॉट है वो लंग तक पहुंच जाना, इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो अगर कोई पेशेंट है वो लॉन्ग टाइम तक जो है वो एक्टिविटी नहीं करेगा, तो क्या रहेगा, सर्कुलेशन वहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो सर्कुलेशन डिक्रीज होने की वजह से लंबे टाइम तक जो फ्लूइड का एक जगह पे पड़े रहने की वजह से वो क्या कर जाएगा, क्लोट कर जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या करते हैं अपन, उसको मूवमेंट के लिए अपन सजेस्ट करते हैं कि आप अपने लेग्स का मूवमेंट कीजिए ताकि जो आपके अंदर क्लोट फॉर्मेशन नहीं हो लेग्स के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब देखिए प्लूरेसी क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ चेस्ट कैविटी लेयर। ठीक है, चेस्ट कैविटी की लेयर्स के अंदर का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होना, जो कि ब्रीथिंग के साथ में यहाँ पे क्या होता है, शार्प पेन होगा पेशेंट को प्लूरेसी के अंदर।
ठीक है, ध्यान में रखना एमसीक्यू बना हुआ है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रीथिंग के साथ में शार्प पेन होता है, तो लंग्स में चेस्ट कैविटी में शार्प पेन इनटू चेस्ट, तो कौन सी कंडीशन में होता है, प्लूरेसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, जब वो एक्सपेंशन होगा लंग्स के साथ में, वो तो क्या है पहले से इन्फ्लाम्ड है, तो वहाँ पे क्या होगा, शार्प पेन होगा, पर्सन की जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, स्वेलिंग और इरिटेशन देखने को मिलता है हमें इसमें। देखिए पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन मीन्स जो ऐसी पोर्टल वेन्स, ठीक है, पोर्टल वेन्स के अंदर क्या होना, प्रेशर बढ़ जाना, पोर्टल वेन्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाना। पोर्टल वेन्स क्या करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड वापस कलेक्ट करती है, कौन करती है, पोर्टल वेन्स। ठीक है, और इनके अंदर क्या हो जाना, प्रेशर अराइज होना क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोई किसी भी प्रकार की लीवर प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ता है, तो जिसकी वजह से आगे जाके आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, क्या नाम उसका, इसोफेजियल वेरिसस। ठीक है, ध्यान में रखना मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसका, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन या फिर पोर्टल हाइपरटेंशन भी अपन इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया, हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया। तो देखिए हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया के अंदर क्या होता है कि जो डोर्सल सरफेस रहती है, डोर्सल सरफेस रहती है लंग्स की, तो यहाँ पे क्या होना, न्यूमोनिक कंडीशन होना, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया। हाइपोस्टेटिक ही क्यों कहा इसको, क्योंकि अगर ऐसे किन पेशेंट के अंदर होता है, बेड रिडन पेशेंट में, या फिर जो लंबे टाइम तक सुपाइन पोजीशन में अगर पेशेंट पड़ा रहे, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया हो सकता है। ठीक है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होना, वो भी कौन सी, डोर्सल सरफेस में, क्योंकि वो लंबे टाइम तक लेटा हुआ है। ठीक है, बेड रिडन पेशेंट में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाता है, न्यूमोनिया के अंदर क्या होता है, फ्लूइड कलेक्शन। ठीक है, फ्लूइड कलेक्शन हो जाए न्यूमोनिया में, तो अब बेड रिडन पेशेंट में ज्यादा चांसेस उसको इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए फीमेल पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद गोनोरिया। एक फीमेल पेशेंट है जो डायग्नोस हुई है किसके साथ में, गोनोरिया के साथ में। द नर्स शुड असेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब नर्स उसको किस चीज के लिए असेस करेगी, लोअर एब्डोमेन पेन होगा उसको, मसल्स में रिजिडिटी देखने को मिलेगी, एंड अनस्टेडी गेट, उसमें मूवमेंट में, गेट में, मतलब गेट क्या रहता है, अपना बॉडी का स्टैंडिंग, अपना हम कैसे चलते हैं, कैसे खड़े होते हैं, तो ये अपना क्या गेट है। ठीक है, तो उसके अंदर अनस्टेडी होगी, मतलब यहाँ पे स्थिरता नहीं देखने को मिलेगी। डी क्या है, रेडिश रेश ऑन इनर थाई, इनर थाई पे वहां पे उसके रेडिशनेस जैसी रेशेस यहाँ पे अपीयर होगी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, देखिए जब कभी भी गोनोरिया होता है और बात करते हैं वुमन की, तो क्या हमें सिम्टम क्या देखने को मिलता है पेशेंट में, लोअर एब्डोमेन के अंदर क्या देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है सिचुएशन में। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन हो जाती है, गोनोरिया वाली कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, ये कैसे फैल सकता है, सेक्सुअल रूट से मोस्ट कॉमन फैलता है ये। पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, नाइसीरिया गोनोरिया, जो कि एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरियल प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, ए पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज गिवन डिजिटेलिस। उसको क्या किया गया है, डिजिटेलिस लगाया गया है, मतलब क्या, डिगोक्सिन नाम की जो ड्रग आती है वो इसको दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजिटेलिस टॉक्सिसिटी। काफी अच्छा एमसीक्यू है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी है, पीजीआई के एग्जाम में। ठीक है, एम्स बठिंडा के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो डिजिटेलिस टॉक्सिसिटी का अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन पूछा है, अर्लीस्ट साइन सिम्टम क्या आएगा अगर टॉक्सिसिटी होती है, तो हाइपोकैलेमिया को कोज करवाता है, या फिर टेकिकार्डिया करता है, नोजिया एंड वोमिटिंग करता है, या फिर गायनेकोमेस्टिया आता है। ठीक है, चारों सिम्टम यहाँ पे डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी में देखने को मिलते हैं। बस आपसे पूछा है, अर्लीस्ट का आपसे पूछ लिया, तो क्या रहेगा अपने इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहता है क्या, नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, नोजिया एंड वोमिटिंग इज द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन फॉर दिस टॉक्सिसिटी। तो देखिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या क्या होता है कि हार्ट डजंट पंप ब्लड। ठीक है, हार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड का पंप आउट नहीं कर पाता है, जिससे आगे जाके जो बॉडी के अंदर इससे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है। इसको हम क्या कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। मतलब क्या है कि पंपिंग मैकेनिज्म जो है हार्ट का, वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया है। अब इसके अंदर हमने कौन सी ड्रग दी, डिगोक्सिन ड्रग दी। ठीक है, तो ये कौन सी किस प्रकार की ड्रग है, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स
एंड नेगेटिव डेमोट्रोफिक। ठीक है, ये किस प्रकार रखा है, पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक, नेगेटिव डेमोट्रोफिक, ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को तो इंक्रीज करती है, एंड हार्ट रेट को ये क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। ठीक है, तो ये इसका वर्क होता है। तो ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टिविटी बढ़ा देगी, तो मतलब क्या हो जाएगा, पंपिंग मैकेनिज्म ठीक हो जाएगा हार्ट का। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो गई, डिजॉक्सिन। ध्यान में रखना, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो अब इसकी आपसे आप क्या पूछ लिया, टॉक्सिसिटी की बात कर ली कि आपकी इसकी टॉक्सिसिटी बतानी है। तो देखिए अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन किसके साथ में आएंगे, जीआई डिस्टर्बेंस के। तो जीआई डिस्टर्बेंस कोज करवाती है सबसे अर्ली में। ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, वोमिटिंग, डायरिया, तो ये सब चीजें जो है ये आगे जाके कोज करवाती है। इसके बाद में क्या आता है, विजुअल डिस्टर्बेंस आता है। अगर आपसे एमसीक्यू पूछ ले किस प्रकार का विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, तो ग्रीन एंड येलो हेलोज अराउंड लाइट। ठीक है, ग्रीन एंड येलो जैसे हमारी लाइट है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे बल्ब है तो बल्ब के अराउंड हमें क्या देखने को मिलेगा, ग्रीनिश येलो, हमें रिंग जैसे हमें ये लाइट विजिबल होगी। तो ये किसकी टॉक्सिसिटी की वजह से होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस, डिजॉक्सिन की। देखिए यहाँ पे एक टर्म आपको और देखने को मिली है, इसको हम क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया। मतलब क्या हो जाता है, इंक्रीज ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यूज इन बॉयज। इसको हमने क्या कहा, बॉयज या फिर मैन, इसको हमने क्या कहा कि ये होता है क्या, गायनेकोमेस्टिया। और ये होता क्यों है, ड्यू टू, एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि गायनेकोमेस्टिया होने का क्या रीजन है, ड्यू टू इम्बेलेंस बिटवीन एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इम्बेलेंस हो जाना एस्ट्रोजन में, टेस्टोस्टेरोन में, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो मेल क्लाइंट है उसके अंदर ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यू के अंदर क्या हो जाना, एनलार्जमेंट होना, उसको हम क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, डिगोक्सिन भी इसको कोज करवाती है। बट यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन पूछा है, तो क्या आएगा, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प, डायरिया, लाइक जो भी जीआई डिस्टर्बेंस का आपको सिम्टम दिखे ऑप्शन में, उसको करेक्ट मान के आपको आंसर करेक्ट कर देना है। Next MCQ. A 47-year-old male is admitted with a acute myocardial infarction. He is cold and calm and has severe substernal chest pain with dyspnea. एक एमआई का पेशेंट आया आपके पास में और उसकी स्किन कैसी है, कोल्ड एंड काम स्किन है। ठीक है, उसके बाद में कोल्ड एंड कामी स्किन है, उसके बाद में यहाँ पे सीवियर चेस्ट पेन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, डिसेप्निया भी उसको हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन नर्स विल इम्प्लीमेंट एज द प्रायोरिटी बेसिस। तो प्रायोरिटी बेसिस में नर्स ऐसे पेशेंट में क्या करेगी, कौन सा इंटरवेंशन करेगी, एडमिनिस्टर एड्रेनलिन इंट्राथोरेसिक, डायरेक्ट थोरेसिक कैविटी में एड्रेनलिन की डोज को लगा देगी। प्रोवाइड ए लाइट ब्लैंकेट, लाइट ब्लैंकेट उसको देगी क्योंकि बॉडी कैसी होगी उसकी, कोल्ड हो गई है। प्लेस पेशेंट इन सेमी फोल्डर पोजीशन में उसको प्लेस करेगी, या फिर एडमिनिस्टर मॉर्फिन बाय स्लो आईवी पुश, या फिर क्या करेगी, मॉर्फिन को जो है वो स्लोली आईवी पुश यहाँ पे लगा देगी। तो देखिए आपको क्या पूछा गया है, नर्स का इंटरवेंशन पूछा गया है कि नर्स यहाँ पे क्या करेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन नर्स विल इम्प्लीमेंट। तो नर्स क्या कर सकती है, तो देखिए यहाँ पे एडमिनिस्टर एड्रेनलिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं करेगी, इंट्राथोरेक्सिक लगाना है तो डॉक्टर ही लगाते हैं। प्रोवाइड लाइट ब्लैंकेट, लाइट ब्लैंकेट वो दे सकती है। ठीक है, इसके साथ में प्लेस पेशेंट इन सेमी फोलर पोजीशन, एडमिनिस्टर मॉर्फिन बाय स्लो आईवी पुश। मॉर्फिन अगर यहाँ पे हम चेस्ट पेन के मैनेजमेंट के लिए अपन देते हैं मॉर्फिन, ठीक है, चेस्ट पेन के लिए मैनेजमेंट के अपन क्या देते हैं, मॉर्फिन देते हैं, बट ये प्रिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, प्रायोरिटी पूछी है, प्रायोरिटी क्या रहेगी, डिसेप्निया, उसकी ब्रीथिंग डिफिकल्टी यहाँ पे उसको हो रही है, तो क्या करेगी, प्लेस द पेशेंट इन सेमी फोलर पोजीशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। ठीक है, मॉर्फिन भी देते हैं, चेस्ट पेन को मैनेज करने के लिए मॉर्फिन देते हैं, बट नर्स का क्या रोल है, नर्स क्या करेगी इसके अंदर, तो नर्स तो क्या कर सकती है, पोजीशन दे सकती है। ठीक है, बाकी अगर प्रिस्क्रिप्शन में हो तो एडमिनिस्टर कर सकती है आईवी मॉर्फिन को भी, इफ प्रिस्क्राइब्ड। ओके, सो नेक्स्ट इसके अंदर अपन और क्या पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या पूछा, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन पूछा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हार्ट अटैक। सिंपल लैंग्वेज क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं इसको। तो अब इसके अंदर क्या एमसीक्यू बनता है,
कि मॉर्फिन यहाँ पे क्या है, मोस्ट कॉमन मेडिकेशन ड्यूरिंग हार्ट अटैक, ठीक है। दिस विल एलिवेट रिड्यूस चेस्ट पेन। चेस्ट पेन को कम करने के लिए यहाँ पे क्या देते हैं, मॉर्फिन देते हैं। तो यहाँ पे आईवी अपन क्या डोज क्या रखेंगे इसकी, तो अगर ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि इसकी डोज क्या रखते हैं, तो डोज इसकी रहते हैं 2.5 से 5 mg यहाँ पे ड्रग की डोज रहती है। तो इसके देखिए दो काम हो जाएंगे इससे, एक तो ये एनाल्जेसिक इफेक्ट आ जाएगा पेशेंट के अंदर, सेकंड ये क्या काम करती है, एंजियोलाइटिक इफेक्ट भी आ जाएगा पेशेंट के अंदर, ठीक है। दोनों तरीके से काम कर जाएगी मॉर्फिन। तो मॉर्फिन क्या है, एक ओपोइड कैटेगरी की ड्रग है जो क्या करेगी, पेन को सबसाइड करने में हेल्प करती है। बट आपसे क्या पूछा है, आपको नर्स को और प्रायोरिटी काम करना है, पेशेंट को क्या हो रहा है, डिसेप्निया भी हो रहा है। तो नर्स के रोल को अपन देखते हुए यहाँ पे क्या प्रायोरिटी रखेंगे, प्लेस पेशेंट इन सेमी फोलर पोजिशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी इज रेगुलेटेड बाय विच ऑर्गन सिस्टम। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कौन करता है, किडनी, हार्ट, पैराथायरॉयड, लिवर। तो इजी आंसर है, किडनी क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम करती है किडनी। नेक्स्ट एमसीक्यू, lactulose 20 gram is to be administered to a patient through gastric tube. On hand is lactose syrup 10 ग्राम इन 50 ml। 50 ml के अंदर कितना है हमारे पास में, 10 ग्राम है, और हमें देना कितना है, 20 ग्राम, ठीक है। हाउ मच विल द नर्स गिव, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 50 ml में 10 ग्राम है तो कितना दे दो, 30 ml में कितना हो जाएगा, 20 ग्राम, तो 20 ग्राम ही देना है हमें, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा करेक्ट इसका, 30 ml। नेक्स्ट एमसीक्यू, अपन सारे एमसीक्यू पढ़ रहे हैं पीजीआई के अंदर, जो एग्जाम के अंदर पूछे गए थे डिट्टो एमसीक्यू है वहाँ पे भी। आप जब पीजीआई का एग्जाम आपने सोल्व किया होगा तो आपके सारे एमसीक्यू वहाँ पे आपने देखने को मिले होंगे। वही एमसीक्यू हम यहाँ पे सोल्व करवा रहे हैं, अलग से हमने कोई भी एमसीक्यू यहाँ पे नहीं डाला हमने। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, ए पेशेंट विथ पेसमेकर इज एम्बुलेटिंग इन रूम विथ असिस्टेंस ऑफ नर्स। एक असिस्टेंस ऑफ नर्स के साथ में क्या कर रहा है, पेसमेकर डाला हुआ एक पेशेंट है, वो क्या कर रहा है, एम्बुलेट कर रहा है, घूम रहा है रूम के अंदर। द पेशेंट कंप्लेन्स डिजीनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब पेशेंट क्या हो गया, डिजीनेस हो रहा है उसको, ठीक है, साथ साथ में शॉर्टनेस हो रहा है, ब्रीथ प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे। द इनिशियल एक्शन बाय द नर्स शुड बी, अब नर्स का इनिशियल एक्शन क्या होना चाहिए, रीअश्योर द पेशेंट दैट यू विल स्टे विथ हिम। आपको पेशेंट को रीअश्योर कराना कि आप पेशेंट के साथ में हैं। हैव हिम रेस्ट इन बेड इमीडिएटली, रेस्ट इन बेड इमीडिएटली करवा दीजिए, उसको रेस्ट करवाइए। ऑप्शन सी, मॉनिटर हिज वाइटल साइन एवरी आवर उसका मॉनिटर वाइटल साइन कीजिए। डी, डू नथिंग बिकॉज इट्स नॉर्मल आफ्टर सर्जरी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सर्जरी के बाद तो नॉर्मल होता ही है। कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट रहेगा, तो देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी क्या रहेगी हमारी, उसको आप क्या कर दो, रेस्ट के लिए इमीडिएटली बेड पे लेटा दो कि आप जो है वो रेस्ट कीजिए। हो गई आज के लिए एम्बुलेटिंग, अब कल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द मोस्ट रिलेवेंट नॉलेज अबाउट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू ए पेशेंट विथ सीओपीडी इंक्लूड। एक सीओपीडी का पेशेंट है तो उसके लिए मोस्ट रिलेवेंट नॉलेज क्या रहता है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का, कि किस प्रकार से हमें जो है ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए इन पेशेंट में। ऑप्शन हमारे पास में, ऑक्सीजन एट 1 to 2 लीटर पर मिनट इज गिवन टू मेंटेन हाइपोक्सिक स्टिमुलस फॉर ब्रीथिंग। ऑक्सीजन की जो रेट है आपको 1 to 2 लीटर पर मिनट की रखनी है, क्यों रखनी है, क्योंकि ये क्या करता है, हाइपोक्सिक स्टिमुलस को बढ़ाता है, ठीक है, मेंटेन करता है, ठीक है। हाइपोक्सिक स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में जब कभी भी O2 का लेवल कम होता है और CO2 का लेवल बढ़ता है तो अपना ब्रेन के अंदर स्टिमुलस जाता है और उसको पता लगता है कि आपके बॉडी के अंदर क्या हो गया है, CO2 बढ़ गया है, मतलब ऑक्सीजन की पावर कम हो गई है, तो ब्रेन को क्या मिलता है, स्टिमुलेंट्स मिलता रहता है और ब्रीथिंग पैटर्न हमारा चलता रहता है। इसी प्रकार से हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर पाते हैं हाइपोक्सिक स्टिमुलस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे अब सीओपीडी वाले पेशेंट में क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का पेशेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन ए क्या बताता है आपको, 1 to 2 लीटर का ऑक्सीजन देना है, या फिर हाइपोक्सिया स्टिमुलेट द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स इन कॉर्टेक्स दैट मेक्स द पेशेंट ब्रीथ। हाइपोक्सिया स्टिमुलेट करेगा किसको, सेंट्रल रिसेप्टर्स को ब्रेन के कॉर्टेक्स में, जो कि पेशेंट को ब्रीथ करने में काम आएगा। ऑक्सीजन इज एडमिनिस्टर बेस्ट यूजिंग नॉन रीब्रीदिंग मास्क, नॉन रीब्रीदिंग मास्क के साथ में उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, या फिर ब्लड गैसेस आज मॉनिटर यूजिंग पल्स ऑक्सीमेट्री।
पल्स ऑक्सीमीटर के साथ में आपको ब्लड गैसेस को मॉनिटर करता रहना है। तो क्या रहेगा, अपने ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कभी भी जो हाइपो सीओपीडी वाले पेशेंट को है तो मोर देन 2 लीटर पर मिनट की ऑक्सीजन हमें, इससे ज़्यादा हमें कभी भी नहीं देनी होती है, क्योंकि हमें क्या करना है, मेंटेन करवाना है किसको, हाइपोक्सिक स्टिमुलस को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, in a patient with acute renal failure, hypertonic glucose, insulin infusion and सोडियम बाइकार्बोनेट कैन बी यूज टू ट्रीट। जब कभी भी एक्यूट रीनल फेलियर होता है तो हमारी बॉडी में क्या ऐसा होता है जिसके लिए हम क्या करते हैं, हाइपरटोनिक ग्लूकोज हम इंट्रोड्यूस करते हैं पेशेंट को, इंसुलिन का इन्फ्यूजन करते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट का करते हैं। साथ में अगर क्वेश्चन में आपको और देखने को मिले कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट का भी करते हैं, तो ये हम किसको ट्रीट करने के लिए करते हैं, हाइपरनेट्रीमिया को ट्रीट करने के लिए, हाइपोकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए, हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए, या फिर हाइपरकैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए, इसके लिए करते हैं हम ऐसा काम। तो देखिए ये हम ट्रीटमेंट करते हैं किसका, हाइपरकैलेमिया का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है एक्यूट रीनल फेलियर में, क्योंकि किडनी क्या करती है, यहाँ पे सोडियम का लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। लास्ट क्वेश्चन क्या था अभी, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन का काम कौन करता है, रीनल किडनी करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर मतलब सेल, एक किडनी की जो सेल्स है उसके अंदर भी डैमेज हुआ होगा, तो सेल के अंदर क्या पड़ा रहता है, पोटेशियम पड़ा रहता है, तो वहाँ पे हाइपरकैलेमिया, ब्लड के अंदर जो है वो पोटेशियम के लेवल बढ़ जाना, ये क्या कह रहा था, हाइपरकैलेमिया। इसको ट्रीट करने के लिए क्या देते हैं, हाइपरटोनिक ग्लूकोज देते हैं। ठीक है, ये सब चीजें अपन प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं माइल्ड हाइपरकैलेमिया। तो माइल्ड हाइपरकैलेमिया हुआ हो तो इसको हम किस प्रकार ट्रीट करते हैं, डायूरेटिक के साथ में। डायूरेटिक भी कौन सी, नॉन पोटेशियम स्पेरिंग। पोटेशियम स्पेरिंग का क्या मतलब होना, पोटेशियम को बॉडी में होल्ड करना, बाकी का आपको यूरिन आउटपुट करवाना। बट यहाँ पे डायूरेटिक कौन सी काम में लेंगे, नॉन पोटेशियम स्पेरिंग। तो यहाँ पे कौन सी काम में ले सकते हैं, फ्रूसोमाइड। ठीक है, फ्रूसोमाइड अपन दे सकते हैं, अपन 40 to 80 mg IV अपन यहाँ पे फ्रूसामाइड लगा सकते हैं अगर माइल्ड हाइपरकैलेमिया होता है तो। ठीक है, इसके साथ में फ्रूसामाइड के साथ में आप एक और दे सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, काएक्सिलेट। ठीक है, एमसीक्यू पूछा हुआ था एक बार एम्स में कि हाइपरकैलेमिया को ट्रीटमेंट में लिए कौन सा सॉल्यूशन काम में ले सकते हैं, तो काएक्सिलेट को भी हम काम में ले सकते हैं। काएक्सिलेट कितना, 10 to 20 ग्राम टू इन 100 ml। ठीक है, तो इसके अंदर इतना हम सॉल्यूशन बना के जो है यहाँ पे पेशेंट को जो है वो बाय ओरली और रेक्टली हम यहाँ पे जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं ट्रीटमेंट फॉर द माइल्ड कैलेमिया। इसके बाद में क्या आता है, आपसे पूछा जा सकता है कि मॉडरेट कैलेमिया, मॉडरेट हाइपर कैलेमिया। तो देखिए बात करते हैं मॉडरेट हाइपर कैलेमिया की, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, उसको इंसुलिन प्लस ग्लूकोज देना शुरू करते हैं, ग्लूकोज प्लस इंसुलिन। ठीक है, इनका क्या काम करता है, ये क्या कर देगा, उसको शिफ्ट कर देगा वापस सेल के अंदर। ठीक है, इनका शिफ्टिंग का काम होता है, जो भी ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा पोटेशियम है उसको वापस शिफ्ट कर दो सेल में, ताकि ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल मेंटेन हो जाए। तो कितना रखते हैं, हाइपरटोनिक ग्लूकोज देते हैं इंसुलिन के साथ में, कितना रखेंगे, 50 ml D50 प्लस 10 यूनिट ऑफ रेगुलर इंसुलिन। ठीक है, रेगुलर इंसुलिन का कितना यूनिट, 10 यूनिट, और D5 कितनी हम देंगे यहाँ पे, 50 ml। कितने टाइम से देना है, और 15 to 30 मिनट्स तक हमें क्या करना है, इसको प्रोवाइड करवाना है। साथ साथ में ये तो हो गया मैनेजमेंट टाइप फर्स्ट। इसके बाद मैनेजमेंट टाइप 2 में आपको क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी अपन दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, 15 मिली इक्वलेंट IV अपन इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके बाद में क्या दे सकते हैं अपन, थर्ड मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, एल्ब्यूट्रोल। ठीक है, एल्ब्यूट्रोल या फिर साल्बुटामोल से हम क्या कर सकते हैं, नेबुलाइज कर सकते हैं 10 to 20 mg फॉर 15 मिनट तक। ठीक है,
ये हम नेबुलाइजेशन के अंदर भी काम में लेते हैं। अब बात करते हैं अपन सीवियर, ठीक है, अब बात करते हैं हम सीवियर कैलेमिया, सीवियर हाइपर कैलेमिया की अपन बात करते हैं। तो देखिए इसके अंदर हम ये सारी प्रोसीजर को, ऑल अबव ट्रीटमेंट को तो हम साथ में काम में लेते ही हैं। इसके साथ में हम आगे क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को भी अपन यूज में लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड को भी हम साथ में, इनके साथ में मिक्स करते हैं, यूज में लेते हैं, जो कि क्या कर देगा, इमीडिएटली इसको इसके जो लेवल को मेंटेन कर देगा ब्लड में, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड बढ़ा देंगे तो पोटेशियम कैल्शियम का लेवल जो एक रेशियो होना चाहिए, वो यहाँ पे जो लेवल है इसका मेंटेन हो जाएगा। कितना परसेंट लेते हैं इसको, 10% लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 500 to 1000 mg IV अपन इसको पेशेंट को देते हैं, जो क्या कर देगा, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का क्या इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, हार्ट अटैक करवा सकता है। तो हार्ट अटैक करवाने से प्रिवेंट के लिए अपन क्या कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को अपन पेशेंट को जो है वो इमीडिएटली अपन उसको परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा किसका, पोटेशियम को इफेक्ट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। साथ ही साथ में इसके लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, हीमोडायलिसिस भी जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं पेशेंट को। तो इसी के साथ ही अपना ये एमसीक्यू भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे बात करते हैं, प्रेशर बाय द अपर एंड ऑफ द क्रच में कोज इंजरी टू द अपर एंड ऑफ द क्रच, ठीक है। ये क्या है, क्रच है, ठीक है, ये नीचे स्टैंड है, ये यहाँ पे फूट है। तो जब यहाँ पे हमारा ये कहाँ लगता है क्रच, हमारे एक्जिला में। क्रच कहाँ पे हमें स्टैंड करता है, एक्जिला के अंदर। तो इसका क्या पूछा है कि प्रेशर बाय द अपर एंड ऑफ द चेस्ट, तो अपर एंड के अंदर का ये जो एरिया है, तो इसका अगर एक्जिला के ऊपर प्रेशर लगता है तो इंजरी किस में हो सकती है, एक्जिलरी नर्व में, लॉन्ग थेरेसिक नर्व में, मीडियन नर्व में, तो अल्नार नर्व में। तो ऑप्शन सिंपल सा है अपना, कहाँ पे इंजरी हो जाएगी, एक्जिलरी नर्व के अंदर यहाँ पे इंजरी देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद में क्या हो सकता है यहाँ पे, पैरालिसिस ऑफ द हैंड, हैंड की एक्जिलरी के अंदर क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रच पाल्सी। अब यहाँ पे ये तो हो गई हमारी एक्सिलरी नर्व। अब देखिए प्लेक्सस कौन सा यहाँ पे, कौन से प्लेक्सस के अंदर यहाँ पे प्रेशर लगता है, कौन से प्लेक्सस के अंदर यहाँ पे इंजरी होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, हमारे एक्जिला के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या एक्जिलरी नर्व भी रहती है, ब्रेकियल प्लेक्सस। तो यहाँ पे क्या रहता है, प्रेशर अरेंज रहता है, ठीक है। ये भी क्या हो जाता है साथ साथ में डैमेज। सो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सिलरी नर्व इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हीमोफीलिया द ब्लीडिंग इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, हीमोफीलिया के अंदर ब्लीडिंग किसकी वजह से होता है, किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है, फैक्टर 6, फैक्टर 7, फैक्टर 8 या फिर फैक्टर 10। आपसे क्या पूछा गया, हीमोफीलिया पूछा गया है, तो आपसे आपको मान के चलना है कि आपको मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया के बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है, तो फैक्टर 8 की डिफिशियंसी की वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए डिफिशियंसी ऑफ द फैक्टर 8 इज कॉल्ड हीमोफीलिया। इसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। अब टाइप ऑफ हीमोफीलिया की बात करते हैं अपन, टाइप ऑफ हीमोफीलिया। इसके अंदर कितने टाइप के होते हैं, मेनली ये 4 टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्या होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी एंड हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्या होता है, पैरा हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्या होता है, इसकी मिलती जुलती डिजीज है जो कि इसके अंदर हम ही पढ़ते हैं, वॉन विल्ब्रंड डिजीज, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन, ये कुछ हीमोफीलिया के यहाँ पे टाइप है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सा फैक्टर अफेक्ट होता है, हीमोफीलिया ए के अंदर जो फैक्टर अफेक्ट होता है वो होता है फैक्टर 8। हीमोफीलिया बी के अंदर फैक्टर होता है कौन सा अफेक्ट, 9। हीमोफीलिया सी के अंदर फैक्टर अफेक्ट होता है 11 एंड पैरा हीमोफीलिया के अंदर फैक्टर अफेक्ट होता है 5th एंड वॉन विल्बर्ड के अंदर फैक्टर अफेक्ट होता है फैक्टर 8
वॉन विल्बर्ट फैक्टर। ठीक है, अब ये देखिए इनसे आगे एमसीक्यू क्या बनते हैं कि ये फॉर हीमोफीलिया ए एंड बी किस प्रकार की प्रॉब्लम है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एमसीक्यू पूछा हुआ है कि हीमोफीलिया है जो किस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव प्रॉब्लम है। एंड हीमोफीलिया सी एंड हीमोफीलिया 5 जो है वो क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। और ये वॉन विल्बर डिजीज किस प्रकार की डिजीज है, तो ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, ये कौन सी प्रॉब्लम आती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर ये वॉन विल्बर डिजीज है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारी जो ये फैक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो इसके यह क्या है, एक प्रकार की हमारी बॉडी में ब्लीडिंग होने लगती है। तो मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग कहाँ होती है, तो ये होती है जॉइंट्स के अंदर। एमसीक्यू बना हुआ है, आगे भी आपको पूछने को मिल सकता है कि मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग इन कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है, तो जॉइंट्स के अंदर। तो और दूसरा यहाँ पे मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज भी क्या रहती है, स्विमिंग। स्विमिंग से इससे काफ़ी बार एमसीक्यू बना हुआ है कि एक पेशेंट है जिसको हीमोफीलिया हुआ है, उसको एक्सरसाइज करनी है, तो या फिर उसको खेल खेलना है, तो वो क्या करेगा, तो उसको ऐसा तो कुछ खेलने नहीं देना जिसको उसको इंजरी हो, क्योंकि यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे ब्लड क्लोट नहीं होगा, ब्लीडिंग होती रहेगी। तो इसकी वजह से क्या करना है, उसको स्विमिंग करवानी है। एमसीक्यू में ऑप्शन रहता है हमारे पास में क्या, स्विमिंग, और करेक्ट आंसर भी क्या है हमारा, स्विमिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू, A patient with tuberculosis who is on isoniazid therapy should also be administered। isoniazid therapy के साथ में क्या एडमिनिस्टर करना चाहिए, किसके अंदर, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। तो आइसोनियाजिड क्या कोज करवाती है, पेरीफेरल न्यूराइटिस या फिर न्यूरोपैथी। तो इस पेरीफेरल न्यूरोपैथी के लिए ट्रीटमेंट के लिए अपन के साथ में विटामिन चलाते हैं, कौन सा, थायामिन, राइबोफ्लाविन, निकोटिनिक या फिर पायरिडोक्सिन। कौन सा देते हैं, पायरिडोक्सिन। विटामिन B6 कौन सा होता है, पायरिडोक्सिन। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब एक बार एमसीक्यू बना हुआ है कि पायरिडोक्सिन के यहाँ पे डोज क्या रखेंगे हम, तो डोज रखते हैं 10 to 50 mg, 15 mg सॉरी, 10 to 50 mg जो है अपन इसका यहाँ पे डोज रखते हैं कि ये आइसोनियाजिड थेरेपी के साथ में इस डोज के अंदर हमें क्या लेना है, पायरिडोक्सिन लेना है, जो कि पेरीफेरल न्यूराइटिस को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए क्लाइंट इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलियोस्टोमी, यहाँ पे इलियोस्टोमी की गई है पेशेंट को, दैट वाज परफॉर्म टू ट्रीट इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज, IBD। इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज को ट्रीट करने के लिए उसको क्या कर दिया गया है, इलियोस्टोमी बनाई गई है उसके। ड्यूरिंग डिस्चार्ज टेक्निक, ड्यूरिंग डिस्चार्ज टीचिंग फॉर दिस क्लाइंट द नर्स शुड स्ट्रेस ऑन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है ड्यूरिंग डिस्चार्ज टीचिंग, डिस्चार्ज के टाइम पे जो आप क्लाइंट को टीचिंग करोगे, तो हमारा जो है वो फैक्टर जो क्या रहना चाहिए, क्या हमें किस प्रकार हमें उसको टीचिंग करना चाहिए। इंक्रीज फ्लूइड इंटेक टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है आपको। एंड वियरिंग एन एप्लियंस पाउच ओनली एट बेड टाइम पे आपका करना है, पाउच पहनना है। या फिर कंज्यूमिंग लो प्रोटीन एंड हाई फाइबर डाइट को आपको इंटेक करना है। टेकिंग ओनली एंटेरिक कोटेड मेडिकेशन। तो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर, तो देखिए जब कभी भी हम इलियोस्टोमी करते हैं, तो इलियोस्टोमी के अंदर जो स्टूल निकलता है वो कैसा रहता है, लिक्विड। एमसीक्यू पूछा हुआ है, ध्यान में रखना, इलियोस्टोमी के अंदर स्टूल आता है वो कैसा आता है, लिक्विड स्टूल आता है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ाया था, IGPJ के एग्जाम के अंदर भी ये एमसीक्यू देखा गया था। आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा क्यों होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी फ्लूइड बना तो केस में जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज से असेंडिंग, ट्रांसफर एंड डिसेंडिंग से सिग्मोइड कोलन से रेक्टम, इस थ्रू से हमारा जो स्टूल पास आउट होता है। अब हमने क्या कर दिया है, इलियम रीजन के अंदर ही हमने क्या कर दिया है, ओस्टोमी कर दी गई है, तो यहाँ का जो स्टूल है वो तो कैसा रहेगा, वो तो लिक्विड ही रहेगा, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ देखने को मिलता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तो आपने खाली कर दिया उसको तो ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में लार्ज इंटेस्टाइन मोस्ट कॉमन इफेक्ट होती है, लाइक लार्ज बोल इफेक्ट होती है, ये भी एमसीक्यू पूछा हुआ है। तो जब देखिए यहीं पे हमने स्टूल पास कर दिया, लाइक लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर गया ही नहीं है, वाटर का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे मोर वाटर यहाँ पे एक्सक्रीट होता है बॉडी से। इसलिए क्या करना है, एडवाइज करना है पेशेंट को कि आपको क्या करना है, वाटर इनटेक बढ़ा देना है, प्रिवेंट करेगा किसको, डिहाइड्रेशन को। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, सीड्स बाथ इज गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सीड्स बाथ हमें किसके लिए काम में ली जाती है, ऑप्शन क्या है, अपेंडिक्टोमी में, हेमरोइडेक्टोमी में, कोलेसिस्टोक्टोमी में या फिर मेस्टोइडेक्टोमी के अंदर।
कौन से कंडीशन में हमें सीड्स बाथ काम में लेनी चाहिए? तो देखिए सीड्स बाथ जो है हमें काम में लेनी चाहिए, वो लेनी चाहिए हेमोरेक्टोमी के अंदर, ठीक है। सीड्स बाथ के अंदर क्या करते हैं, एक टब के अंदर हम जो है वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डालते हैं, फिर उसको अपन वार्म वाटर उसके अंदर डालते हैं, फिर उसके अंदर क्या करते हैं, पेशेंट को बिठाते हैं, वो होती है सीड्स बाथ, ठीक है। ये किस में काम आती है, जिसमें हेमोरॉइड्स वगैरह होते हैं उसकी सर्जरी की जाती है, वहाँ पे ये मोस्ट कॉमन होता है, उसको पेन रिलीविंग ट्रीटमेंट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हेमोरेक्टोमी के अंदर ट्रीटमेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, 2 एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी अपन किसको देंगे, फॉर 24 आवर। अगर आपको हेमरोइडेक्टोमी की गई है और फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपको पेन को कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे अपन सीड्स बाथ को अपन काम में नहीं लेंगे, यहाँ पे हम काम में लेते हैं आइस पैक्स को, ठीक है। यहाँ पे हम सीड्स बाथ काम में नहीं लेंगे, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, आइस पैक्स। बट क्वेश्चन आपसे पूछे आफ्टर 24 आवर क्या काम में लेना है, वो क्या होता है, सीड्स बाथ। एमसीक्यू दोनों ही पूछे गए हैं, तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सीट्स बाय टाइम क्या रहता है इसका, 10 to 15 मिनट्स के लिए अपन इसको टाइम रखते हैं। वाटर कैसा रहता है, हॉट, मतलब यहाँ पे ल्यूक वार्म वाटर को अपन काम में लेते हैं। टेम्परेचर हम इसका कितना रखते हैं, तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास का हम इसके अंदर टेम्परेचर रखते हैं, ठीक है। अगर आपको रेशनल्स के अंदर देखने को मिले तो 102 से 105, अगर आपको रेंज के अंदर पूछे तो 99 टू 102 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको करेक्ट मानते हुए चलना है, ठीक है। 105 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जबकि यहाँ पे ऑथेंटिक क्या मानना है आपको, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या करना है आपको यहाँ पे टेम्परेचर मानना है। और अगर ये आपसे सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस से लेके 39 डिग्री सेल्सियस के अंदर आपको इसका टेम्परेचर रखना होता है। दूसरा नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, 15 टू यहाँ पे 10 टू 15 मिनट, या फिर अब रेंज क्या मानना है, 15 मिनट्स तक हमें क्या करना है, इसको शीट्स बाथ लेना होता है। नेक्स्ट इसके अंदर साल्ट क्या मिलाते हैं, ये यहाँ से एमसीक्यू बना हुआ है एक बार कि इसके अंदर कौन सा साल्ट मिलाया जाता है, एंटीसेप्टिक साल्ट कौन सा मिलाया जाता है, तो मैग्नीशियम सल्फेट, इसको हम क्या बोलते हैं, इप्सोम साल्ट। ये भी एमसीक्यू आया हुआ है कि इप्सोम साल्ट किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट को ही इप्सोम साल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हेन लिफ्टिंग ए पेशेंट ऑन टू ए स्ट्रेचर द नर्स शुड बेंड फ्रॉम द शोल्डर, नीज, बैक एंड वेस्ट। नर्स को जो है वो कहाँ से बेंड होना है, तो सिंपल सा है, नीज से हमें क्या करना है, बेंड होना है, कभी भी बैक साइड से वेस्ट से बेंड नहीं होना है, क्योंकि ये आपको इंजरी कर सकता है। तो जब कभी भी लिफ्टिंग ए पेशेंट ऑन टू स्ट्रेचर, स्ट्रेचर से लिफ्ट करना है तो बेंड कहाँ से होना है आपको, नी से। नेक्स्ट एमसीक्यू, रफेज इन द डाइट विच स्टिमुलेट, रफेज आप कुछ सब्सटेंस होते हैं लाइक फाइबर फूड होते हैं, तो इनको आप जब डाइट में लेते हैं तो ये क्या स्टिमुलेट करते हैं, एपेटाइट को स्टिमुलेट करेंगे, पेरिस्टालसिस को स्टिमुलेट करेंगे, फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूस को ये स्टिमुलेट करेंगे, या फिर सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करेंगे डाइजेशन में, क्या काम करते हैं। तो रफेज एक प्रकार के क्या होते हैं, हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट होते हैं। तो हाई फाइबर डाइट क्या करती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाने में काम करती है, ठीक है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाने में काम करती है कौन सी, हाई फाइबर डाइट, ठीक है। ये किसमें होते हैं, हाई फाइबर डाइट किसमें होते हैं, वेजिटेबल्स में होती है, फ्रूट्स में होती है, हाई फाइबर डाइट होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग में इंटरफेयर विथ वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग में क्या इंटरफेयर कर सकता है, कॉन्स्ट्रिक्टिव बैंडेज, हाई प्रोटीन डाइट, कीपिंग सराउंडिंग एरिया क्लीन, या फिर मॉडरेट एक्टिविटी। तो देखिए हमें क्या करना है, वुंड हीलिंग करना है। अगर हम यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टिव बैंडेज बांध देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द वुंड, वुंड के पास में ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाएगा, तो ये क्या करेगा, इंटरफेयर कर देगा वुंड हीलिंग को। बाकी के सारे तो यहाँ पे क्या कर देगा, अच्छा ही करेंगे, बट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे,
कॉन्स्ट्रक्टिव बैंडेज। बाकी हाई प्रोटीन डाइट देंगे तो टिश्यू रिजनरेशन पावर अच्छी हो जाएगी, सराउंडिंग एरिया क्लीन रखेंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा, मॉडरेट एक्टिविटी रखेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, द सक्सेस ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर बर्न पेशेंट आफ्टर 48 आवर्स कैन बी इवैल्यूएटेड बाय। एक बर्न पेशेंट है, उसके अंदर आपने क्या दी है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया है उसको, वो भी आप जब आप 48 आवर के बाद में आप उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी का आपको सक्सेस देखना है, तो वो किस प्रकार से आप इवैल्यूएट कर पाओगे, पेशेंट के वेट से, यूरिन आउटपुट से, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी से, या फिर पेरिफेरल परफ्यूजन से, किस प्रकार से आप जो है वो फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी का सक्सेस रेट देख सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो। तो जी हाँ, अपना आंसर क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट। बर्न पेशेंट के अंदर अगर प्रॉपर यूरिन आउटपुट देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे क्या है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी यहाँ पर सक्सेसफुली हमने क्या इंस्टॉल हमने कर दी गई है। ठीक है, वेट अगर बढ़ जाएगा तो हो सकता है उसके अंदर रीनल फेलियर वगैरह ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या रहेगा इसके अंदर, यूरिन आउटपुट। वेट बढ़ेगा कब, जब एडिमा होगा। ठीक है, तो वेट यहाँ पे इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना रहेगा हमारा क्या, यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट एमसीक्यू, अच्छा तो एक देखिए, एक एमसीक्यू और मैं आपको इसी क्वेश्चन से बताता हूँ। ये जो टाइम है इंजरी टू 48 आवर, तो इसका इस फेज को हम क्या कहते हैं, ये एग्जाम के अंदर पूछी गई थी एक बार एम्स में, कि एक पेशेंट है जिसको इंजरी बर्न हुई है, सो बर्न से 48 आवर का जो टाइम रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिससिटेशन फेज। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिससिटेशन फेज अपन इसको कहते हैं। इसके अंदर हम प्रिवेंट करते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक से, प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम हाइपोवोलेमिक शॉक। नेक्स्ट एमसीक्यू, A client had just returned to a nursing unit after an above knee amputation। ठीक है, ये क्या है, पूरा लेग है, यहाँ पे क्या है, नी है, और एम्पुटेशन कहाँ से किया गया है, अबोव नी। ठीक है, फॉर द राइट लेग, लेग भी कौन सा, राइट है। द नर्स प्लेस द क्लाइंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो नर्स क्लाइंट को कैसे प्लेस करेगी, ठीक है, बेड में कैसे रखेगी उसको, सुपाइन विद स्टम्प फ्लैट ऑन द बेड। जो अब देखिए, जो बचा हुआ जो ये रेमिनेंट रहता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टम्प। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेगी, सुपाइन विद द स्टंप फ्लैट ऑन द बेड, बेड के ऊपर स्टंप को फ्लैट रखेगी। सुपाइन विद स्टंप एलिवेटेड, स्टंप को क्या करेगी, एलिवेट रखेगी। टेंडलन पर पोजीशन देगी, वो भी कौन सी, रिवर्स वाली, मतलब किस प्रकार से, हेड अपर पैर नीचे। और टेंडलन पर पोजीशन होती कौन सी है, नॉर्मली हेड नीचे लेग्स अपर। नेक्स्ट क्या पोजीशन बताएगी है, प्रोन। तो कौन सा रखेगी इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि जब कभी भी हमें क्या करना है, स्टंप के बारे में आपसे एमसीक्यू वगैरह पूछा जाए, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो रहेगा, स्टंप को हमें इवेल्युएट एलिवेटेड करके रखना है 24 टू 48 हार्ट्स तक। क्यों करना है इसको एलिवेट, रिडक्शन, रिड्यूस इन स्वेलिंग एंड फास्ट हीलिंग प्रोसेस। इसके लिए हमें क्या करना है, स्टंप को इलेवेट करके रखना है पोस्ट ऑपरेटिवली, और पेन भी यहाँ पे कम होगा पेशेंट को अगर हम ऐसे करेंगे तो। ठीक है, अब अगर आपसे एमसीक्यू बन जाए कि बिलो नी एम्पुटेशन है, बिलो नी एम्पुटेशन किया गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बेड को यहाँ पर क्या कर देंगे, इलेवेट करके रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टंप इलेवेट नहीं करेंगे, स्टंप डायरेक्ट नॉट इलेवेट, अपन क्या करेंगे, पूरा पूरा जो बेड है उसको अपन क्या करेंगे, एलिवेट करने का काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, A client is receiving external radiation to the neck of the cancer of the larynx। एक larynx का कैंसर है, वहां पे उसको क्या किया गया है, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी उसको दी गई है। द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट टू बी एक्सपेक्टेड। तो मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट क्या होता है एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी का, वो भी नेक में, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, शॉर्ट थ्रोट एंड डिसअपनिया। तो कौन सा रहेगा, शॉर्ट थ्रोट। ठीक है, शॉर्ट थ्रोट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, या फिर मोस्ट कॉमन यहाँ पे साइड इफेक्ट होता है किसका, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी का, वो भी कहाँ पे, नेक में, ओरल में। ठीक है, कहीं भी अपन रेडिएशन देते तो शॉर्ट थ्रोट यहाँ पे देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपको रेडिएशन थेरेपी से एक एमसीक्यू बताता हूँ। रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी की यूनिट क्या होती है, ये एक बार एमसीक्यू पूछा गया था।
तो रेडिएशन थेरेपी की यूनिट क्या है? ग्रे। पहले हम क्या करते थे, ग्रे को रेडिएशन थेरेपी की यूनिट मानते थे, बट अभी इसको रिप्लेस किया गया है किसके साथ में? रेड के साथ में। ठीक है, अभी इसको रिप्लेस किया गया है किसके साथ में? रेड के साथ में। ठीक है, तो 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड। ये ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। यूनिट क्या है अभी? रेड। ठीक है, एंड नेक्स्ट एमसीक्यू और बताता हूँ। प्राइमरी कैंसर ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस क्या है? रेडिएशन थेरेपी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। ए क्लाइंट हु हैज हिस्ट्री ऑफ गाउट, एक पेशेंट है उसको गाउट की हिस्ट्री है। गाउट में क्या होता है कि ये एक इसके अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल जो है वो यहाँ पे बढ़ जाता है पेशेंट के अंदर। ठीक है, फिर वो क्या करता है, क्रिस्टल फॉर्म में यूरिक एसिड जो है वो जमा जमा हो जाता है। कहाँ पे? बिग टो के अंदर। ठीक है, बिग टो होता है जो पैर के अंदर, जो अपना अंगूठा होता है, वहाँ पे अपना यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म में जमा हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, टॉफी जनरेट हो जाती है। ठीक है, इसका जमा होने को क्या बोलते हैं अपन? टॉफी। टॉफी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर द गाउट। इसके अंदर क्या होता है, वाइटिश चीजी सब्सटेंस वगैरह जो है इस टॉफी में से निकलता है। तो ये क्या होता है, वाइटिश क्या होता है, गाउट होता है। ठीक है, यूरिक एसिड व्हाइट कलर का यहाँ से निकलता है। ठीक है, दूसरा जो प्यूरिन प्रोटीन है, वो उसका जो मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है वो क्या कह रहता है, गाउट। प्यूरिन प्रोटीन की वजह से भी गाउट हमें देखने को मिल सकता है। द स्टोन आर यूरिक एसिड टाइप। तो स्टोन कैसा है, यूरिक एसिड टाइप का स्टोन है। देखिए, ए क्लाइंट हु इज हिस्ट्री ऑफ गाउट इज आल्सो डायग्नोस्ड विद यूरोलिथियासिस। अब उसको क्या हो गया है, यूरोलिथियासिस हो गया है। यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर वहाँ पे क्या हो गया है, उसको स्टोन फॉर्मेशन हुआ है। स्टोन का भी नेचर कैसा है, यूरिक एसिड टाइप का नेचर है। ठीक है, ए नर्स गिव द क्लाइंट इंस्ट्रक्शन टू लिमिट इनटेक ऑफ विच ऑफ द फूड। अब कौन सा फूड का लिमिट इनटेक करना है, लीवर का, एप्पल्स का, कैरेट का या फिर मिल्क का? तो क्या आंसर रहेगा इसके अंदर? लीवर। लीवर के अंदर क्या रहता है, प्यूरिन प्रोटीन। ठीक है, प्यूरिन यहाँ पे इंक्रीज अमाउंट के अंदर देखने को मिलती है। इसका अगर मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या बनता है, यूरिक एसिड निकलता है। और यूरिक एसिड क्या है, एक प्रकार का स्टोन को भी कॉज करता है। यूरिक एसिड से गाउट भी होता है, यूरिक एसिड से स्टोन भी बनता है। ठीक है, स्टोन भी कैसा है, ये एसिड टाइप का स्टोन है। एसिड एंड एल्कलाइन दो टाइप के स्टोन अपने रेनल सिस्टम के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए एसिड टाइप का स्टोन बना है तो इसको डाइट कौन सी देंगे, तो बेसिक। जो बेसिक फूड अपन इसको खिलाएंगे, मतलब जो एक तो होता है एसिडिक फूड, एक होता है बेसिक फूड। तो बेसिक फूड के अंदर यहाँ पे इसको हम डाइट देंगे ताकि एसिडिक अमाउंट कम रहे बॉडी के अंदर। ये बाकी रीनल सिस्टम का पार्ट है। अपन जब नोटसेट की क्लासेज लेंगे तो हम इसको अच्छे से अपन ब्रीफली अपन इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू। व्हेन ए पेशेंट हैज एन एपिसोड ऑफ एपिस्टैक्सिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड बी द नर्स टेक फर्स्ट? नर्स, अब देखिए एपिस्टैक्सिस के अंदर क्या नर्स को क्या करना है, अप्लाई आइस ऑन द बैक ऑफ द पेशेंट नेक। पेशेंट नेक पे आइस लगानी है, जी नहीं। कीपिंग द पेशेंट बैकवर्ड एंड एनकरेज स्वेलिंग, जी नहीं, स्वेलोइंग के लिए कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि पेशेंट क्या कर जाएगा, एस्पिरेट कर सकता है। डिटरमाइन इफ द पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में पूछना है। ठीक है, पूछ सकते हैं, हाइपरटेंशन से एपिस्टेक्सिस हो सकती है, बट यहाँ पे प्रायोरिटी अपन नहीं है। ये नेक्स्ट, हैविंग द पेशेंट लीन फॉरवर्ड करेंगे, आगे की तरफ झुकाएंगे पेशेंट को। द नोज आर पिंच। ठीक है, द नोज पिंच। ठीक है, नोज को अपन क्या करेंगे, पिंच करेंगे एंड फॉरवर्ड एंड पिंच करेंगे नोज को। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू। पल्स डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन। पल्स डेफिसिट किस पल्स का डिफरेंस है, रेडियल एंड अल्लर पल्स का, रेडियल एंड फिमोरल पल्स का, रेडियल एंड एपिकल पल्स का, या फिर रेडियल एंड कैरोटिड पल्स का? ठीक है, किसको हम पल्स डेफिसिट कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रेडियल पल्स और एपिकल पल्स, इन दोनों का जो पल्स डिफरेंस है वो उसको हम पढ़ते हैं किसमें, पल्स डिफिसिट के अंदर। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है पल्स डेफिसिट के अंदर क्या होता है। पल्स डिफिसिट में एपिकल पल्स और रेडियल पल्स के अंदर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अब पल्स डेफिसिट के अंदर ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिल सकता है, पल्स डेफिसिट के अंदर क्या होता है, एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। ये डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू पुअर परफ्यूजन ऑफ द
पेरिफेरल आर्टरीज। ठीक है, पेरिफेरल आर्टरीज के अंदर पुअर परफ्यूजन होना, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स में डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए ये होता कौन सी कंडीशन में है, तो ये कौन सी कंडीशन में होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन में। ध्यान में रखना, एमसीक्यू पूछा हुआ है एम्स में कि पल्स डिफिसिट कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन, तो ये मिलता है एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर। ठीक है, ध्यान में रखना, एमसीक्यू आगे आपको मिल सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस अमंग द फॉलोइंग विच ए नर्स पेज अटेंशन एंड कंडक्टिंग ए जनरल सर्वे ऑन एडल्ट क्लाइंट। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस क्या रहनी चाहिए जब कभी हम क्या करते हैं, एडल्ट क्लाइंट के लिए हम क्या करते हैं, किस प्रकार से हम एडल्ट क्लाइंट का अपन अटेंशन को अपन गेन कर सकते हैं। जनरल सर्वे अपन जब करते हैं किसी एडल्ट पेशेंट के अंदर, एडल्ट क्लाइंट के अंदर हम क्या करते हैं, जनरल सर्वे करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस रखनी चाहिए इसके अंदर, अपीयरेंस एंड बिहेवियर, एडल्ट क्लाइंट का उसका अपीयरेंस एंड बिहेवियर को हमें सर्वे में काम में लेना है, ये एक अप्रोप्रिएट चॉइस है। या फिर मेजरमेंट ऑफ द वाइटल साइन एक अप्रोप्रिएट चॉइस है, या फिर ऑब्जर्विंग स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम, या फिर मेजरमेंट हाइट एंड वेट। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस अमंग द फॉलोइंग, अमंग द फॉलोइंग में नीचे दिए गए ऑप्शंस में से टू विच ए नर्स पे अटेंशन, नर्स किस पे ध्यान रखेंगी व्हेन कंडक्टिंग ए जनरल सर्वे ऑन एन एडल्ट क्लाइंट, एडल्ट क्लाइंट आया है उसके ऊपर क्या करना है, जनरल सर्वे करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, जनरल सर्वे, यहाँ पे मेडिकल सर्वे नहीं, जनरल सर्वे करना है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड वेट। ठीक है, बाकी ऑब्जर्विंग स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम, ऑब्जर्विंग वाइटल साइंस, ये एक मेडिकल सर्वे के अंदर आते हैं, बट जनरल सर्वे का आपसे पूछा है तो मेजरमेंट करना है हाइट एंड वेट का। नेक्स्ट एमसीक्यू, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन, हैंड हाइजीन, वियरिंग ग्लोव्स, प्लेसिंग क्लाइंट इन आइसोलेशन, या फिर प्रोवाइडिंग प्राइवेट रूम फॉर द क्लाइंट्स। हैंड हाइजीन इज द बेस्ट चॉइस ऑफ द आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट, गाउन शुड बी वॉर्न व्हेन, गाउन कब पहनने चाहिए। सारे एमसीक्यू पीजीआई के अंदर पूछे हुए हैं, एक भी एमसीक्यू पीजीआई के बाहर का नहीं है। ठीक है, 40 प्लस एमसीक्यू हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी कुछ एमसीक्यू बचे हुए हैं, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। आई नो क्लास थोड़ी 1 आवर से ज़्यादा की हो गई है, तो रैपिडली हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आपको वहाँ पे देखने को मिल गया तो मैं नहीं चाहता कि आपका एमसीक्यू वहाँ पे गलत हो, जस्ट बिकॉज कि आपने ये पढ़ा नहीं है। ठीक है, गाउन क्यों पहनना चाहिए, द क्लाइंट्स हाइजीन इज पुअर, क्लाइंट की हाइजीन पुअर है इसलिए। द नर्स असिस्टिंग विथ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको गाउन पहनना है, या फिर द क्लाइंट हैज एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम और हेपेटाइटिस, इस कंडीशन में पहनना है, या फिर ब्लड और बॉडी फ्लूइड आर लाइकली टू गेट ऑन द नर्सेज क्लोथिंग फॉर्म ए टास्क, किसी भी टास्क के अंदर जो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स है वो नर्स की क्लॉथ को लग सकते हैं, तो नर्स प्लान टू परफॉर्म, तो इसलिए आपको गाउन पहनना है। जी हाँ बिल्कुल, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से प्रिवेंट करना है, क्या प्रिवेंट करता है, गाउन प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, मोस्ट मेडिकेशन एरर अकर व्हेन द नर्स, अब नर्स क्या करेगी, तो मोस्ट मेडिकेशन एरर अकर हो सकते हैं, इज केयरिंग फॉर टू मेनी क्लाइंट्स, वो ज़्यादा क्लाइंट्स की केयर कर रही है एक साथ में, फॉलिंग फेल्स टू फॉलो रूटीन प्रोसीजर्स को फॉलो करने में फेल हो रही है, इज एडमिनिस्ट्रिंग अनफेमिलियर मेडिकेशन को एडमिनिस्टर कर रही है वो, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग न्यूमरस मेडिकेशन, वो रेस्पॉन्सिबल है कई मेडिसिन को यहाँ पे एडमिनिस्टर करने के लिए। क्वेश्चन पूछा आपको मोस्ट मेडिकेशन एरर, मेडिकेशन एरर कब जाता है, जब वो क्या करती है, एडमिनिस्टर कर देती है अनफेमिलियर मेडिकेशन को, जो क्लाइंट को नहीं देनी है और वो क्लाइंट को दे दी जाती है, तो इसके साथ में वो क्या कर देता है, मेडिकेशन एरर कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नर्स सेलेक्ट द रूट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू, अब नर्स जो है वो रूट कौन सा सेलेक्ट करेगी एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन का। ठीक है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन किस रूट से करनी है, किस प्रकार सेलेक्ट करेगी, हॉस्पिटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, प्रिस्क्राइबर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, द टाइप ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर, या फिर द क्लाइंट साइज एंड मसल मास। तो किस प्रकार ये एडमिनिस्टर करेगी, तो जो भी प्रिस्क्राइबर रहता है, जो भी डॉक्टर रहता है, उसने जिस हिसाब से डॉक्टर को जो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया है उसी तरीके से नर्स को क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है मेडिकेशन को। नेक्स्ट एमसीक्यू, A principle of good body mechanics include which of the following concept? Good body mechanics के अंदर कौन सा concept को follow किया गया है? Keep the knee in lock position, knee को आपको lock position में रखना है, जी नहीं। Bending at the waist to maintain center of the gravity. Holding object away from the body to improve leverage, no.
मेंटेनिंग ए वाइड बेस सपोर्ट, जी हाँ, अगर हम वाइड बेस सपोर्ट रखेंगे तो हम गिरेंगे नहीं, हमारी कोई इंजरी नहीं होगी बॉडी के अंदर। सपोर्ट एंड बेंडिंग एट द नीज, नीज से हम क्या करेंगे, बेंड होना है, हमें क्या करना, वाइड बेस सपोर्ट रखना है नीचे, ताकि हम एक मजबूती के साथ में हम काम कर सकें, वेट लिफ्ट कर सकें। नेक्स्ट एमसीक्यू, यू डिस्कवर एन इलेक्ट्रिकल फायर इन क्लाइंट्स रूम एंड योर फर्स्ट एक्शन वुड टू बी, आपका फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा जब एक क्लाइंट के रूम में फायर लग जाता है, वो भी कौन सा, इलेक्ट्रिक फायर। सर्च एंड एक्टिव द फायर अलार्म को एक्टिव करना। कन्फाइन द फायर बाय एनक्लोजिंग ऑल डोर्स एंड विंडोज। इवैक्यूएट एनी क्लाइंट और विजिटर इन इमीडिएट डेंजर। एक्सटिंग्विश द फायर बाय यूजिंग नियरेस्ट फायर एक्सटिंगर्स, ठीक है। देखिए फायर तो यहाँ पे लगी नहीं है, इलेक्ट्रिक फायर जरूर हुआ, यहाँ पे करंट वगैरह वहाँ पे लगने का चांस है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। इवैक्यूएट करना है क्लाइंट विजिटर को जो इमीडिएट डेंजर में वहाँ पे हो, उसको पहले इंक्लूड करना है, बाकी का वो काम करने बाद में, ठीक है। उनको पहले इवैक्यूएट करना है, क्लाइंट को इवैक्यूएट करना है वहां से, बाकी काम बाद में। नेक्स्ट एमसीक्यू, द प्रायोरिटी व्हेन प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन टू एन अनकॉन्शियस क्लाइंट, अनकॉन्शियस क्लाइंट को ओरल हाइजीन कर रहे हैं, तो क्या प्रायोरिटी रखेगी, किसको प्रिवेंट करना है हमें, एस्पिरेशन को, माउथ ऑर्डर को, डेंटल कैरीज को, या फिर ओरल अल्सरेशन को। तो ऑब्वियसली बात है एस्पिरेशन से प्रिवेंट करना है हमें, इसी को हम आंसर मानेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, which intervention is the most appropriate to include in care plan for improving sleep in order to adult, किसी एडल्ट पर्सन पे हम क्या कर रहे हैं, अपन नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं, तो कौन सा ऐसा इंटरवेंशन है वो अप्रोप्रिएट रहेगा कि क्लाइंट की जो स्लीप है वो उसको इंप्रूव कर सके, स्लीप पैटर्न को बढ़ा सके, अच्छी नींद उसको दिला सके। डिक्रीज फ्लूइड 2 to 4 hours बिफोर स्लीप। एक्सरसाइज इन द इवनिंग टू इंक्रीज फटीग। अलाउ द क्लाइंट टू स्लीप एज लेट एज पॉसिबल, नहीं कभी लेट, इंक्रीज करना है यहाँ पे तो स्लीप पैटर्न को अच्छा करना है, तो लेट क्यों सुलाएंगे उसको। कीप द नैप ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे भी उसको नैप नहीं करेंगे, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, फ्लूइड डिक्रीज करेंगे 2 to 4 hours बिफोर द स्लीप, ये करने से क्या होगा, उस पेशेंट को जो है वो नोक्चूरिया नहीं होगा, नाइट टाइम पे यूरिन पास आउट करने की इच्छा उसको नहीं होगी, तो वो उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच नर्सिंग इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट आफ्टर राइट फीमोरल आर्टरी कैथेटराइजेशन, एक पेशेंट के अंदर राइट फीमोरल आर्टरी डाला गया है, तो अभी नर्स क्या इंटरवेंशन करेगा, परफॉर्म पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करवाएगा उसको पैसिवली, पैसिवली एक्टिवली, एक्टिव होता है वो जो पेशेंट खुद करता है, पैसिवली जो एग्जामिनर उसको करवाता है या फिर जो केयर पर्सन उसको कुछ काम करवाता है, एक्टिविटी करवाता है, वो होती है पैसिव एक्टिविटी। असेस द क्लाइंट्स रीनल स्टेटस, कीपिंग द क्लाइंट इन हाई फॉलोअर पोजिशन। असेस द गैग रिफ्लेक्स प्रियर टू फीडिंग द क्लाइंट, क्या करना है, कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा इसके अंदर। तो देखिए, विच नर्सिंग इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट आफ्टर राइट फिमोरल आर्टरी, जब अब हम कभी भी राइट फिमोरल आर्टरी कैथेटराइजेशन करते हैं, तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन, कॉन्ट्रास्ट ड्राई वगैरह को इंट्रोड्यूस करते हैं कैथेटर के साथ में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है हमें, असेस द क्लाइंट्स रेनल स्टेटस, क्योंकि जो डाई वगैरह है वो रेनल सिस्टम के द्वारा ही जो है वो पास आउट होती है, तो इसलिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे यूरिन एंड बाउल मूवमेंट को यहाँ पे हमें असेस करना है, ठीक है। फॉर मोस्ट नर्सेज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप इज, क्लाइंट रिलेशनशिप के अंदर सभी मोस्ट नर्सेज के अंदर क्या डिफिकल्ट पार्ट रहता है, डेवलपिंग एन अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड द प्रोफेशनल रोल इन द रिलेशनशिप, being able to understand and accept the client behavior, accepting responsibility in identifying and evaluate the real needs of the client, या फिर remaining therapeutic and professional at all the time। तो मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट नर्सेज के लिए मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट क्या रहता है क्लाइंट रिलेशनशिप में, कि वो रिमेन रहे थेरापेटिक एंड प्रोफेशनल रहे ऑल द टाइम, ये उसका एक मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, the most important component of nursing care plan for a client with organic brain deterioration would be, एक पेशेंट है जिसके अंदर क्या हुआ है, ऑर्गेनिक ब्रेन का डिटोरिएशन हुआ है, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या रहेगा नर्सिंग केयर प्लान का, एन एक्सटेंसिव री एजुकेशन प्रोग्राम, उसके लिए हम री एजुकेशन प्रोग्राम रखेंगे। डिटेल्स फॉर प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव केयर के बारे में हम उसको बताएंगे, उसके केयर प्लान के अंदर ये इंक्लूड करेंगे, या फिर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लेजियर टाइम एक्टिविटी, या फिर प्लान्स टू इन्वॉल्व द क्लाइंट इन ग्रुप थेरेपी सेशन, ग्रुप थेरेपी सेशन के अंदर डालेंगे, ठीक है। न्यू टाइम एक्टिविटीज को अपन रखेंगे, या फिर डिटेल प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव केयर रखेंगे, जी हाँ बिल्कुल हम उसको प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि ब्रेन डीओरिएंटेशन का है, उसको रिस्क फॉर इंजरी हो सकती है, साथ में उसको सपोर्टिव केयर भी प्रोवाइड करवाएंगे।
ओके, तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा हो, और कुछ डाउट वगैरह हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और प्लीज़ गिव अ लाइक थंब टू आवर सेशन, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, कि हम डेली बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे क्लासेस लेते आते हैं, एमसीक्यू सेशन लेके आते हैं। अभी जब एक पीजीआई का एग्जाम हो जाएगा आपके, तो फिर नेक्स्ट जो हम टारगेट रहेगा अपना क्या रहेगा, नोट सेट रहेगा। अगर जून में नोट सेट होता है तो उसके टारगेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेली बेसिस पे एमसीक्यू सेशन सोल्व करवाएंगे। जो अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज हम उसके अंदर सेशन लेंगे, सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक वाइज जो है हम उसके अंदर सेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे, टॉपिक भी पढ़ लेंगे, उससे बनने वाले क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पीजीआई एग्जाम एंड फ्यूचर एग्जाम्स। तो ये जो एमसीक्यूज वगैरह थे ये अपने पीजीआई के लिए और नोट सेट के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट आगे नोट सेट की भी प्रिपरेशन करता है तो वो भी हमारे साथ जुड़ जाए, और जो बच्चे अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स हमारे साथ प्रिपरेशन करता है वो तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ साथ में हम जो है टेस्ट सीरीज भी रन करवाते हैं। तो हमारा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है RNCC, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके हम वहाँ पे टेस्ट सीरीज रन करवाते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। एग्जाम का जो पैटर्न रहता है, एग्जाम का जो सिलेबस रहता है, क्या क्राइटेरिया रहते हैं एमसीक्यूज के, किस प्रकार के क्या लेवल के एमसीक्यूज बनते हैं, ये हम वहाँ पे आपको टेस्ट में कंडक्ट करवाते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, एंड अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर पीजीआई एग्जाम। थैंक यू।